हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इट इज तान। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल इन रिसर्च एंड रिसर्च एथिक्स। और इसके बाद हम लोग कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे ऑन दिस टॉपिक। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। सो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि आईसीटी का रोल क्या हो सकता है रिसर्च में। अब जैसे कि हमें पता है, जब भी हम अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो हमने पहले भी बात की, जैसे हमें रिव्यू करना होता है लिटरेचर का, दैट इज जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं या पेपर्स हैं, हम उनको पढ़ते हैं ताकि हमें पता चल सके एग्जैक्टली हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं फॉर आवर रिसर्च। तो उसके लिए हम लोग कुछ रिसोर्सेज का यूज करते हैं, सोर्सेज को एनालाइज करते हैं कि किन किन सोर्सेज से हम लोग वो रिसोर्सेज जो है जो कि नेसेसरी है फॉर दिस पर्पस मैं एक्सेस कर पाऊँ। तो वहां पर जो रोल है वो आईसीटी का रोल यहाँ पर आता है रिसर्च में। आईसीटी जो है हमारा कुछ चीजों में हेल्प करता है व्हाइल डूइंग रिसर्च। आइडेंटिफाइंग द रिसर्च एरियाज, इंफॉर्मेशन सोर्सेस। जब मुझे अपने रिसर्च एरिया को आइडेंटिफाई करना है, इंफॉर्मेशन सोर्सेस को आइडेंटिफाई करना है, तो मैं बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स पर जाकर कर सकती हूँ। लिटरेचर सर्वे करना है, एनालाइज करना है और ज्यादा चीजों को, जैसे जब मैं किसी पेपर को सर्च करती हूँ तो उसमें मुझे फर्दर रीडिंग्स का सजेशंस भी मिलता है। उसमें मैं देख सकती हूँ कि मैं और कौन कौन से रिलेटेड चीजें जो हैं वो पढ़ सकती हूँ। देन डिसाइडिंग अबाउट रिसर्च मेथडोलॉजी। जब भी आप कुछ रिसोर्सेज को एक्सेस करते हो तो उसमें मेथडोलॉजी का आपको आइडिया मिलता है कि जैसे सिमिलर टॉपिक पर ऑलरेडी रिसर्च कंडक्ट हुई है तो उन्होंने किस मेथड का यूज किया था या कौन कौन से मेथड्स का यूज किया था, जैसे कि किस तरीके का सैम्पलिंग डिजाइन फॉलो किया था या फिर कौन सी टेक्निक्स जो है वो यूज की थी, क्वांटिटेटिव की थी, क्वालिटेटिव की थी या दोनों की थी। तो उससे भी आपको आइडिया मिलता है। डेटा कलेक्शन, रेफरेंसिंग। तो आप सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के पर्पस के लिए भी उसको यूज कर सकते हो अगर आप सेकेंडरी डेटा यूज कर रहे हो अपनी रिसर्च में। सो एग्जाम्पल्स जो हैं इसमें, ये हमारे सोर्सेज हैं जहां से मैं अलग अलग पेपर्स को या इंफॉर्मेशन सोर्सेज को एक्सेस कर सकती हूँ, जैसे कि गूगल स्कॉलर, रिसर्च गेट, स्कोपस, वाइली ऑनलाइन लाइब्रेरी। इसके अलावा बहुत सारे ग्रुप्स हैं जैसे टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप, CKID इज ऑल्सो देयर, स्प्रिंजर इज ऑल्सो देयर। तो ये बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां पर आप जाकर अपनी स्टडी से रिलेटेड अगर कुछ देखना चाहते हो, पेपर्स फाइंड करना चाहते हो, तो आप वहां पर कर सकते हो। इसी तरीके से कुछ डेटा बेसिस भी बने हुए हैं, जैसे कि ओपन साइंस फ्रेमवर्क, डेटा बैंक, वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। डिजिटल लाइब्रेरीज हैं ऑनलाइन, जैसे यहाँ पे मैंने वाइली ऑनलाइन लाइब्रेरी का भी एग्जांपल दे रखा है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको हेल्प करती हैं अपने रिसर्च को कंडक्ट करने में। तो ये सारा जो है हमारा किसके अंदर आता है? आईसीटी के अंदर। आईसीटी एक छोटी सी चीज नहीं है, इट इज एन अम्ब्रेला टर्म जिसमें बहुत सारी चीजें जो है हमारी इंक्लूड होती हैं, जिसमें से ये एक चीज है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिसर्च एथिक्स। एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स होते हैं कुछ हमारे नॉर्म्स, वैल्यूज जो मॉरली डिफाइन करते हैं कि वो चीजें राइट है या रॉन्ग है। सो रिसर्च एथिक्स क्या है? इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल्स दैट वन हैज टू फॉलो व्हाइल कंडक्टिंग अ रिसर्च। इट फोस्टर्स अ रिसर्च कल्चर। तो रिसर्च एथिक्स क्या है? जब आप एक रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हो तो आप कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आप किसी को फोर्स नहीं करो या किसी की प्रिवेसी को रिवील ना करो। तो इस तरीके की चीजें, या अगर आप अपनी थीसिस लिख रहे हो तो उसमें प्लेजरिज्म जो कंटेंट है वो ज्यादा ना हो। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? एथिकल वैल्यूज होती हैं। रिसर्च एथिक्स प्रमोट्स मॉरल वैल्यूज, जैसे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं करना, जो भी लॉ है या लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसके साथ आप कंप्लाई कर रहे हो। तो ये सारी चीजें हमारी फॉर्म करती है रिसर्च एथिक्स को।
एथिकल इश्यूज जो है वो रिसर्च प्रोसेस में किसी भी स्टेप पर हो सकते हैं या हर स्टेप पर हो सकते हैं अगर आप उस पर ध्यान ना दो तो। जैसे कि अगर आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हो तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वो एथिकल हो। यहाँ पे एथिकल होने का ये मतलब है कि जब आप एक रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हो अपनी, तो आपका उसमें कोई वो पर्सनल इन्फ्लुएंस ना हो, आपका अपना पर्सनल जजमेंट ना हो। सो वो चीज एथिकल नहीं होती। अगर आप अपना पर्सनल जजमेंट इंक्लूड करके प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हो तो वो चीज हमारी एथिकल नहीं होगी। इसी तरीके से जब आप रिपोर्ट राइटिंग करते हो तो इट शुड बी डन विथ कंप्लीट ऑनेस्टी। ऐसे नहीं है कि आपने किसी और का काम लेकर उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। और डेटा अगर आप एनालाइज कर रहे हो, डेटा कलेक्शन कर रहे हो, तो उसमें भी आपको देखना है कि लोगों की जो वैल्यूज हैं वो हार्म ना हो, कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरीके की चीजें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। सिमिलर कंटेंट शुड नॉट बी मोर देन 10% इन थीसिस। यहाँ पे प्लेजरिज्म है, इसका मतलब है कि लीगली या अगर आपका जो आप एथिक्स को फॉलो कर रहे हो तो अगर आपका प्लेजरिज्म कंटेंट है भी तो वो 10% होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। 90% ऑफ द वर्क शुड बी योर्स ओनली। अब कुछ डेवलपमेंट्स करे हैं या चेंजेस लाए गए हैं बाय यूजीसी यहाँ पर, वो क्या क्या है? अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ जर्नल्स दैट वुड बी कंसीडर्ड फॉर करियर एडवांसमेंट स्कीम। यहाँ पे करियर एडवांसमेंट स्कीम का मतलब है जो रिक्रूटमेंट होता है टीचर्स का या एकेडमिक स्टाफ का, तो उस चीज के लिए उन्होंने कुछ जर्नल्स के लिस्ट को अप्रूव किया है। प्लेजरिज्म चेक थ्रू उर्कुंड सॉफ्टवेयर, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर रेकमेंड किया है जो कि कंपल्सरीली हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, उर्कुंड सॉफ्टवेयर, जहां से आप प्लेजरिज्म को चेक कर सकते हो। यानी कि जो आपने कंटेंट लिखा है वो बिल्कुल सेम ना हो। गुड क्वालिटी रिसर्च जर्नल्स टू बी मेंटेन्ड बाय केयर। केयर का फुल फॉर्म है कंसोर्शियम फॉर एकेडमिक रिसर्च एथिक्स। तो जो भी हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च जर्नल्स हैं वो केयर जो यूजीसी ने रेकमेंड किया है वहां पर सारे मेंटेन किए जाएंगे एज अ डेटाबेस। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स थे। नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द एमसीक्यूज। यहाँ पर मैंने बहुत कम एमसीक्यूज लिए हैं, लास्ट में मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जहां से आप क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, और हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे। So first question is, which of the following set of activities best indicate the cyclic nature of action research strategy? तो कौन सी set of activities है, यानी कि फ्रेमवर्क जो है वो क्या बेस्ट एक्सप्लेन करता है इन ऑप्शंस में से? फर्स्ट इज रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व, प्लान एंड एक्ट, देन ऑब्जर्व, एक्ट, रिफ्लेक्ट एंड प्लान, then act, plan, observe and reflect, and the last is plan, act, observe and reflect. So इसका जो करेक्ट आंसर होगा that would be plan, act, observe and reflect. आप पहले प्लान करोगे, फिर उसके ऊपर एक्शन लोगे, फिर आप ऑब्जर्व करोगे चीजों को और फिर रिफ्लेक्ट करोगे। Next is the problem of research ethics is concerned with which aspect of research activities. अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज दी है जब हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं उसमें, तो रिसर्च एथिक्स की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कहाँ पर आने का चांस है? फर्स्ट इज फॉलोइंग द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ थीसिस, सेकंड इज एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग, थर्ड इज डेटा एनालिसिस थ्रू क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, एंड द फोर्थ इज डिफाइनिंग रिसर्च पॉपुलेशन। अब इसमें जो रिसर्च एथिक्स की प्रॉब्लम आ सकती है वो किस स्टेज पर आ सकती है? जब आपको एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग करनी है तब, बाकी सारी चीजों में नहीं आ सकती। एक फॉर्मेट आप फॉलो कर रहे हो थीसिस का, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जो भी प्रेस्क्राइब फॉर्मेट्स हैं आप उनमें से कोई भी एक फॉलो कर सकते हो। डेटा एनालिसिस आप क्वालिटेटिव भी कर सकते हो, क्वांटिटेटिव टेक्निक भी यूज कर सकते हो, या दोनों कर सकते हो। रिसर्च पॉपुलेशन जो है आपकी रिसर्च प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डिफाइन होगी। So correct answer would be evidence-based research reporting. Next question is, a researcher wants to evaluate the effect of method of feeding on anxiety proneness of children. तो कौन सा रिसर्च मेथड जो है इनमें से अप्रोप्रिएट होगा? केस स्टडी मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड, या फिर सर्वे मेथड? सो हमें यहाँ पर क्या करना होता है जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर होती है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि प्रॉब्लम क्या है,
कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट होगा। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा मेथड ऑफ फीडिंग का एंजाइटी और प्रॉनेस पर। तो यहाँ पर जो बेस्ट रिसर्च मेथड है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रिसर्च मेथड है, वो होगा हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मेथड। Next is, which of the following is an initial mandatory requirement for pursuing research? कौन सी सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट है? फर्स्ट, डेवलपिंग अ रिसर्च डिजाइन. सेकेंड, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन. थर्ड, डिसाइडिंग अबाउट द डेटा एनालिसिस प्रोसीजर. एंड फोर्थ इज फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च हाइपोथेसिस. तो इनमें से हमें देखना है कि सबसे जरूरी चीज कौन सी है जो सबसे पहले होनी चाहिए। फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, ये हमारे सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि जब आपकी प्रॉब्लम डिफाइन हो जाएगी उसके बाद ही आप अपने बाकी काम करोगे। कौन सा रिसर्च डिजाइन लेना है, कौन सा मेथड है, डेटा एनालिसिस प्रोसेस क्या रखोगे, हाइपोथेसिस फ्रेम करना, ये सारी चीजें बाद में होती है। सबसे पहला काम क्या होता है? रिसर्च क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट, जॉन पियाजेट gave a theory of cognitive development of humans on the basis of his. तो कौन सी रिसर्च है? फंडामेंटल, अप्लाइड, एक्शन और इवैल्यूएशन। टाइप्स ऑफ रिसर्च हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से, काफी डिटेल में। तो जो सबसे अप्रोप्रिएट रिसर्च है उसने क्या किया है? थियोरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये हमारी आएगी फंडामेंटल रिसर्च में। फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है? बेसिक रिसर्च जो हमें दी गई है। फिर अप्लाइड जो है वो हमारा आगे आता है फंडामेंटल के अकॉर्डिंग, जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी सारे हम टाइप्स ऑफ रिसर्च यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दैट इन आवर प्रीवियस वीडियो. So that's all for today. Thank you so much. Do like, share and subscribe the channel and press the bell icon to get the updates. And ये हमारा लिंक है जिस पे जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिसर्च एप्टीट्यूड के, और ये लिंक जो है हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे. थैंक यू.